नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, कैसे अपने आर्थिक लक्ष्यों को आंकना चाहिए और कैसे एक रणनीति तय करनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं तमाम बारीकियों के साथ आज इस शो को हम प्रस्तुत कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। एक्सिस बैंक ने खरीदा सिटी बैंक का कंज्यूमर कारोबार। क्या होगा सिटी बैंक के 30 लाख ग्राहकों का? सिटी बैंक के ग्राहकों को क्या शामिल होना चाहिए एक्सिस बैंक के साथ? जानिए आज। होम लोन और निवेश की एसआईपी कैसे बिठाएं इसमें तालमेल? पैसों को लेकर आपकी क्या है गुड मनी हैबिट्स? आज बताएंगे आपकी कमाई को कैसे एंजॉय करें, इस बात का नुस्खा। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी जुड़ा सवाल हमसे पूछना चाहते हैं 9618-96198-73567। ये वो नंबर है जहां पर आपको भेजने हैं अपने सवाल हमें। चलिए इस शो में हम तमाम तरह के मुद्दों को कवर करते हैं, जहां पर भले ही आपका घर खरीदने का सपना हो, गाड़ी खरीदने का सपना हो, रिटायरमेंट का प्लान हो या कहीं अब्रॉड भी जाना हो, इन तमाम खर्चों के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम आपकी ईएमआई की प्लानिंग कराएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अपनी ईएमआई की अदायगी के साथ साथ आपको अपनी एसआईपी भी शुरू रखनी चाहिए और किस तरह से इसके बीच में तालमेल बैठाना चाहिए। हमारे साथ ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी भी जुड़ गए हैं। संतोष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर ईएमआई वर्सेस एसआईपी का एक फंडा हम लोगों को बताने वाले हैं। संतोष, बहुत लोग हमें सवाल भेजते हैं, जहां पर कुछ लोग तो घर खरीदना चाहते हैं और कुछ लोग घर खरीद चुके होते हैं, उनकी ईएमआईज़ भी चल रही होती है, लेकिन साथ में उनको अपनी निवेश की एक रणनीति की भी शुरुआत करनी होती है, जहां पर वो कहते हैं कि मैम जितनी हम ईएमआई दे रहे हैं क्या उतनी हमें एसआईपी भी करनी है। तो इस तरह की फाइनेंशियल रणनीति अपनाना कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर से तब जब आपके ऊपर किसी भी तरह की लोन की, संतोष, ईएमआई चल रही हो? कविता, आई थिंक करेक्ट तरीका ये होगा कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कैसे हम लोग अपनी ईएमआईज उतना ही लोन लेते हैं जितनी हम ईएमआई अफोर्ड कर पाएं। लेकिन इन्वेस्टमेंट या ईएमआई चुकाना या लोन चुकाना एक चॉइस नहीं है। आपको दोनों तरीकों पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल में पड़ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स जारी रखना हमेशा जरूरी रहता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि जब वो लोन ले लेते हैं तो प्रायोरिटाइज करते हैं कि मैं सिर्फ लोन चुकाऊं, जल्दी जल्दी लोन चुका दूं और इन्वेस्टमेंट को एक बैक बर्नर या साइड में रख देते हैं। ये एक सही तरीका नहीं होता है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं और मुश्किल नहीं होता है अगर आप इसको प्लान करें तो। बिल्कुल, यहाँ पर प्लानिंग एक ही शब्द है जो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी के हर पड़ाव में आपको अपनाना चाहिए और बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी तरह का लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग कितनी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए? भले ही आपको गाड़ी खरीदनी हो, आपको घर खरीदना हो, कहीं ना कहीं अगर प्लानिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है तो आपके अनुभव के हिसाब से संतोष, प्लानिंग कितनी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए? कविता, प्लानिंग तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक फाइनेंशियल लाइफ जीने का। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका मंथली खर्चा कितना है, आप कितना सेव कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितना अपने लोन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी है, बट हम लोगों को लगता है कभी-कभी प्लानिंग मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन वो उतनी मुश्किल नहीं होती है। जैसे हम हमेशा सुनते आए हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जितना जल्दी करें अपनी लाइफ में उतना ही फायदा पड़ेगा। अगर आप 25 साल की एज में इन्वेस्ट करेंगे कुछ अमाउंट और 35 साल की एज में स्टार्ट करेंगे कुछ अमाउंट, आप 10 साल के डिफरेंस को देखेंगे
तो लगता है ज्यादा नहीं है। लाइफ 60 साल तक हम कमाते हैं, 60 साल तक हम पैसा जोड़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। कभी कभी आपकी सेम अमाउंट ऑफ एसआईपी का कॉर्पस डबल होगा अगर आप 25 साल की एज में शुरू करेंगे कंपेयर टू 35 साल। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो शायद आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिले कर देंगे। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन लोन चुकाने भी एक प्लानिंग होना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप कोई भी ईएमआई शेड्यूल देखेंगे, अगर आप जब लोन लेते हैं तो आपको एक अपना ईएमआई शेड्यूल दिया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि आपका हर महीने की जो ईएमआई है उसका ब्रेकअप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में क्या है। तो अगर आप कोई होम लोन लेते हैं 20 साल का, जो कि बहुत लोग 20 साल या 25 साल का होम लोन लेते हैं, अगर आप 20 साल का होम लोन लेंगे तो अगर आप अपना ईएमआई शेड्यूल देखेंगे तो समझेंगे कि ऑलमोस्ट पहले 5 साल का जो मेरा ईएमआई जाता है वो पूरा ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट चुकाने में जाता है, ना कि प्रिंसिपल। तो और अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे अपने 20 साल के ईएमआई का काइंड ऑफ नंबर जैसे जा रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो पूरा इंटरेस्ट लिया जाता है आपके लोन के ऊपर, उसका 40% या उससे भी ज्यादा पहले 5 साल में लिया जाता है, और आखिरी के 5 साल में सिर्फ 10% इंटरेस्ट लिया जाता है, जबकि बाकी पूरी ईएमआई प्रिंसिपल पे जाती है। तो अगर आपकी ईएमआई 50,000 रुपए है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका 45,000 रुपीज प्रिंसिपल पर मंथ जा रहा है आखिरी के 5 साल में, और 5,000 इंटरेस्ट जा रहा है। जबकि पहले 5 साल में शायद ऐसा हो रहा होगा कि आपका इंटरेस्ट शायद 45,000 रुपीज जा रहा है और 5,000 का प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोन को प्रीपे करना चाहते हैं तो आप पहले 5 साल या पहले 7 साल में प्रीपे करेंगे तो आपका बहुत फायदा पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 40 लाख का लोन देखेंगे तो 40 लाख का लोन अगर 9% के ब्याज पे लिया जाए तो उसका रिपेमेंट होता है 46 लाख रुपीस का इंटरेस्ट और 40 लाख का प्रिंसिपल, तो 86 लाख रुपीस आप देते हैं ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो इसका 46 लाख का 40% तो सिर्फ पहले 5 साल में चला जाता है। तो अगर आप प्रीपे पहले साल 5 साल 7 साल में नहीं करें और बाद में करें तो आपको फायदा नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने प्लानिंग करी लोन चुकाने की तो आप ऐसा प्लान करेंगे कि प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले 5-7 साल में जितना चुका पाऊं चुका लेता हूं, और उसके बाद वैसे भी ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट बचाने में। तो आप ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं ईएमआई को सपोर्ट करने के लिए कि मैं प्रीपे शायद 7-8 साल में कर पाऊं, तो अगेन आप इन्वेस्टमेंट अपना फाइनेंशियल फ्रीडम खो देंगे। तो दोनों जरूरी होता है और प्लानिंग करेंगे तो ही आप कर सकते हैं। अगर आपकी ईएमआई चल रही हो संतोष, साथ ही में क्या आप एसआईपी करके एक मुश्त रकम इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हमारी जो लोन की अदायगी है वो अगर 5-7 साल में ना हो तो जितनी भी लोन की अवधि है उससे थोड़ा सा पहले हो जाए। हो सकता है इसके लिए आपके ऊपर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा पड़े क्योंकि एक तरफ आप ईएमआई भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उतनी ही अमाउंट के साथ एसआईपी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रणनीति वर्क कर सकती है? कर सकती है कविता। अब फिर से वही एग्जांपल लेते जो मैंने दिया। अगर आप 40 लाख का होम लोन लेते हैं 9% के ब्याज के ऊपर, और अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो आप 20 साल में 46 लाख रुपीस के आसपास इंटरेस्ट देंगे और 40 लाख का प्रिंसिपल रीपेमेंट करेंगे, तो 86 लाख रुपीस आप दे रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट आपकी लोन से डबल से भी ज्यादा अमाउंट है, जो कि किसी भी आदमी को एक हर्ट करेगा कि यार मैं इतना पैसा कमा के जो मैंने घर लिया उससे ज्यादा तो मैंने इंटरेस्ट में खो दिया। तो ये आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया में घर जो घरों की प्राइसेस है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की प्राइसेस हैं, वो हमारी एनुअल इनकम से बहुत ज्यादा होती हैं। तुमको ईएमआई तो लेनी, होम लोन तो लेना ही पड़ता है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि 46 लाख रुपीस या 46 लाख रुपए जो मैं इंटरेस्ट में दे रहा हूं, क्या मैं वसूल कर सकता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू? तो इसका आंसर यस है। थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोन के एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, 0.1% तो आपकी जो लोन वैल्यू है, अगर आपका लोन 40 लाख रुपए का है, अगर आप 0.1% मतलब 4,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए जब आपका लोन चल रहा होता है, तो आप अगर आपके म्यूचुअल फंड ने जिसमें आपने इन्वेस्ट किया अच्छा परफॉर्मेंस दिया, समझ लीजिए 15% का परफॉर्मेंस मिलता है आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के हिसाब से, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो कॉर्पस वैल्यू है ये 4,000 रुपए की एसआईपी की 20 साल में ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए पहुंच जाएगी। और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ होगा 9,60,000 रुपए का। तो 9,60,000 अगर आप माइनस करेंगे तो आपने एक्चुअली 50 लाख रुपए कमाए।
तो ये 50 लाख रुपए एक्चुअली इंटरेस्ट से ज्यादा हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये वसूल कर सकते हैं ऑन द साइड, एक इन्वेस्टमेंट एसआईपी के तौर पे करके। जो आपका जो दुख है या आपका एक दिमाग में आदमी को कंसर्न रहता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, वो ऑलमोस्ट आप वसूल कर सकते हैं बाय हैविंग ए गुड बिहेवियर विच इज एसआईपी गुड बिहेवियर। और आप काफी अच्छे से दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं तो 35,000 रुपए का आपका ईएमआई अमाउंट होता है। तो अगर आप उसमें 4,000 रुपए जोड़ सकते हैं, जो कि शायद आप जोड़ पाए अगर आप 35,000 का ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत आसान होगा। तो ऐसे में आप जो रणनीति दोनों ही जो आपने हमें उदाहरण दिए हैं, समझाए हैं कि आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए पोर्टफोलियो मिक्स ब्रॉडर सेंस में मोटा मोटा खाका क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो का? सो कविता, अगर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि मैं कोई इन्वेस्टर हूं जो 20 साल के लिए एसआईपी कर रहा है, तो नेचुरली आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी शामिल होना चाहिए। अब कितना इक्विटी शामिल होना चाहिए, इसलिए इस चीज के लिए आपको अपने अपने इन्वेस्टर बिहेवियर समझना पड़ेगा, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, कि एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर कोई एक मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि अच्छी खासी मंथली सेविंग्स करता है, ईएमआई चुकाने के बाद भी 15-20% ऑफ आपकी मंथली इनकम आप बचा लेते हैं अगर, और आप अगर ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि बिलीव करते हैं कि मार्केट के अप्स डाउन्स को आप सहन कर सकते हैं, तो एक फुल इक्विटी या ब्रॉडली इक्विटी ओनली पोर्टफोलियो बना के आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास ईएमआई चुकाने के बाद शायद उतना पैसा नहीं बचता है, तो शायद आप मार्केट उतार चढ़ाव नहीं देख पाएंगे उतने अच्छे से, तो आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें उस केस में आप कोई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो शायद आपको 0.1% एसआईपी अमाउंट से उतना फायदा नहीं पड़ पाएगा, तो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और एक इक्विटी कंपोनेंट को कंट्रोल करके एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जिसमें 25 से 40% आप इक्विटी में डालिए, बाकी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में डालिए। तो डिपेंडिंग ऑफ आप कैसे टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपकी कैसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो इक्विटी होना जरूरी है और होके फायदा ही पड़ेगा, ऐसा मैं कहूंगा आपके व्यूअर्स को। क्योंकि आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं और हम सब देख ही रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू ही हो चुका है। भारत भी बहुत देरी नहीं लगाएगा ये कदम उठाने में। आने वाले दिनों में हम ब्याज दरें ऊपर जाती हुई भी देखेंगे। संतोष, तो ऐसे में मुझे बताएं कि मौजूदा समय में होम लोन लेना क्या सही मौका है? क्योंकि हम इतने होम लोन ईएमआई की बात कर रहे हैं, किसी को अगर अपना घर का सपना पूरा करना हो तो मौजूदा दरों में क्या अप्लाई कर देना चाहिए? कविता, इसका आंसर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक घर होना। अगर आप एक रैशनल डिसीजन लेंगे कि मैं दिमाग से सोचूं कि एक घर लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेविंग्स करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक रेंटल ऑप्शन और एक घर खरीदने का ऑप्शन कंपेयर करेंगे तो रैशनल डिसीजन ये हुआ कि शायद आप रेंटल में कंटिन्यू करें, क्योंकि इंडिया में अधिकतर शहरों में, खास करके मेट्रोज और बड़े शहरों में, जो आपका रेंटल खर्चा होता है देने का, वो 2% भी नहीं होता प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से। तो अगर आप एक साल का किराया दे सकते हैं जो कि सिर्फ 2% ऑफ होम वैल्यू है और बाकी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो शायद बेटर ऑप्शन रहेगा हमेशा, इररिस्पेक्टिव कि इंटरेस्ट रेट ऊपर है नीचे हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है जो कि आज हैं, तो एक आदमी का इंटेंशन बहुत बढ़ सकता है घर खरीदने के लिए। और खास करके अगर आप मार्केट देखेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 7-8 सालों में फ्लैटिश रही हैं, बढ़ी नहीं है प्रॉपर्टी प्राइसेस। तो अगर इक्विटी में रैली आई है पिछले 2 साल में और इक्विटी रिटर्न्स ओवर 7-8 साल में काफी अच्छे रहे हैं और रियल एस्टेट ने कैचअप नहीं किया है, तो अगर आप एक चीजों को मिक्स करेंगे कि मैं ऐसा घर ले सकता हूं जहां पे
मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इस चीज को देखूं, तो शायद एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर आज बढ़ता भी है इंटरेस्ट रेट, तो वो इतनी जल्दी 9% या 10% नहीं जाने वाला। वो शायद पहले 7.5 और 7.25 और 8 तक जाएगा। और अगर इक्विटी मार्केट रिटर्न्स जैसे दिख रहे हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हमेशा 12% 14% रहते हैं, तो आप एक बैलेंस तरीके से बना सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट बिल्कुल भी नहीं है, तो खरीद सकते हैं घर। लेकिन अगेन आप इसको ये तुलना करिए कि अगर आप रेंटल घर पे रह सकते हैं काफी लंबे समय तक, तो शायद आपको अपने इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना चाहिए, ना कि घर लेने चाहिए। से कहीं ना कहीं क्या हम ये बात कह सकते हैं संतोष कि अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप घर ले रहे हो तो ये एक बेहतर रणनीति हो सकती है पर्सनल फाइनेंस के नज़रिए से, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बहरहाल जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए रियल एस्टेट में, बशर्ते कि आपके पास एक वैसा पोर्टफोलियो भी हो जो वेल डाइवर्सिफाइड हो। उसके लिहाज से अगर आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तब तो बात ही अलग है, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए घर खरीदना क्या बेटर इन्वेस्टमेंट है? सो कविता, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत हाँ। इंडिविजुअल डिसीजन है, इमोशनल है। बिल्कुल। घर आप कोई भी इंडिविजुअल देखेंगे तो एक घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है, और एक अचीवमेंट भी होता है कि मेरे पास खुद का घर है। तो ये बहुत इमोशनल डिसीजन है। अगर आप इसको मैथ करेंगे, अगर आप इसका गणित करेंगे, तो आपको लगेगा कि रेंटल पे जिंदगी भर रहना बेटर रहेगा। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल ये जिंदगी भर नहीं करता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि हर आदमी को अपना एक प्लेस चाहिए होता है जिसको अपना घर बोलता है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप घर तभी लीजिए जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जब आपकी ईएमआई ऐसी होती है कि आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे तो अगर आपकी मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए है, और आप अगर ईएमआई लेके कर रहे हैं 55, 50, 55 हजार की आपकी ईएमआई आ जाती है, तो आप नोटिस करेंगे आपकी बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो आप लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही अपनी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो आप लोन तभी लें, घर तभी लें, जब आपको लगता है कि वो लोन लेने के बाद बाकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट गोल्स लाइफ की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा बोल के इस चीज को खत्म करना चाहूंगा नहीं, तो क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है जो कि शायद हर आदमी अलग तरीके से लेना चाहता से हो। आपने कहा कि अगर आप रेंट पे रहना चाहते हैं तो आप रेंट पे रहिए, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स संतोष हम आती हुई देख रहे हैं जहाँ पर मिलेनियल्स खास तौर से किराए के घर पे रहना पसंद कर रहे हैं और न कि तुरंत घर खरीद के ईएमआई देने के पक्ष में है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देखती हूँ संतोष, जो कि होम लोन को, क्योंकि ये गुड लोन है और क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इस चक्कर में भी वो लोन ले लेते हैं और उनकी ईएमआई वो चलने भी देते हैं, लेकिन साथ ही में ध्यान देते हैं कि उनकी निवेश को लेकर एसआईपी भी चले। अब जो एसआईपी चल रही है वो मुझे आप बताएं, उसमें ईएमआई का बंदोबस्त करने का जो आपका लक्ष्य होगा वो तो हट गया, क्या उस एसआईपी में आपको अपने बाकी लक्ष्यों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपकी ईएमआई चल रही है, आप एक टैक्स बेनिफिट के तहत उस लोन को चला भी रहे हैं, तो ये रणनीति गलत नहीं है? ऐसा कर सकते हैं क्या? तो कविता, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कि लोन इतना चुका दें कि जो बैलेंस लोन अमाउंट है वो इतना ही है कि मैं पूरा टैक्स बेनिफिट ले सकता हूं, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट पेमेंट पे जो टैक्स की सुविधा मिलती है या छूट मिलती है 2 लाख रुपए सालाना मिलती है। तो ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप कोई 30% के इनकम ब्रैकेट में है तो आपका सालाना टैक्स जो बच रहा है वो 60,000 रुपए का ही बच रहा है। तो अगर आप 60,000 रुपए बचाने के चक्कर में लाखों का हर साल इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन आप अगर ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि काफी टाइम से लोन पे करते आए हैं, 10-12 साल हो चुके हैं आपको लोन पे करते करते, और आपकी आखिरी की जो प्रिंसिपल कंपोनेंट बचा है वो 30-35 लाख बचा है, तो शायद आपका जो इंटरेस्ट आउटगो होगा हर साल वो ऐसा होगा कि आप सिर्फ 2 या 2.5 लाख का फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप लोन को प्रीपे मत करिए, लोन को कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपका जो लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट सालाना है वो 2-2.5 लाख रुपए का ही है, तो आपको फायदा पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लोन के इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो साल का 6 लाख या 8 लाख रुपए जाता है,
तो आपको प्रीपेमेंट करने का प्लानिंग करना चाहिए, ना कि सिर्फ 2 लाख रुपए की छूट को यूटिलाइज करने के लिए 60,000 का पैसा बचा के लाखों का इंटरेस्ट पे करते रहें। राइट, मेरे ख्याल से हम चर्चा के ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं। यहाँ पर जो अपनी पहली कमाई अपने हाथ में जिनकी अभी आई होगी संतोष, उन्हें आप क्या कहेंगे? घर का सपना पहले देख ले और उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दें। अगेन कविता, अगर कोई पहली बार जॉब मार्केट में एंटर किया है, इंडिविजुअल है और अभी अभी लोगों का सैलरी सपना, कमाना भारतीयों का तो यही होता है कि आपको अपने लिए एक घर लेना है। जितने भी सवाल हमें आते हैं शो में, उन सबका पहला जो गोल होता है ना, जब पहली सैलरी हाथ में आती है तो हमें अपने लिए घर खरीदना है। किस भी उम्र में उन्होंने अपनी नौकरी करनी शुरू करी हो, लेकिन घर सभी को अपना जरूर चाहिए होता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। श्योर। तो अगर आप क्लियर हैं कि आपको अपना घर खरीदना है जैसे ही आपका जॉब लगता है, तो आप इसको प्लान करिए। इंडिया में घर खरीदने के लिए अगर आप लोन लेते भी हैं तो आपको कम से कम 20% अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है टुवर्ड्स द होम। तो अगर आपका घर, अगर 50 लाख रुपए का आप घर लेना चाहते हैं या 1 करोड़ रुपए का घर लेना चाहते हैं, तो आपको 10 से 20 लाख रुपए की कीमत खुद चुकानी पड़ेगी, पहले बिल्डर को देनी पड़ेगी, तब आपको लोन, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको लोन अप्रूवल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ राशि चाहिए जो आपको पहले तय करनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं फ्रॉम डे वन, जैसे ही आपको जॉब लगता है और आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो आप एसआईपी करिए। आप प्लानिंग करिए कि अगर आप घर 5 साल बाद लेना चाहते हैं या 7 साल बाद लेना चाहते हैं या 3 साल बाद लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप एक मंथली एसआईपी एक ऐसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में करिए जो उसको सूट करता हो कि आप पैसा 5 साल में निकाल पाएं। और ये बहुत अच्छी रणनीति होगी क्योंकि आप पैसा जोड़ेंगे एसआईपी कर करके टू पे फॉर डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट करने के बाद फिर आप लोन अवेल करके एक घर खरीद सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया चर्चा हमने की है, जहां पर बहुत ही खूबसूरती से और बारीकी में जाके आपने बताया कि कैसे निवेशकों को अगर ईएमआई ले रहे हैं तो साथ में अपने निवेश का भी ध्यान रखना है और एसआईपी अपनी बरकरार रखनी है, लेकिन हाँ, योजनाबद्ध तरीके से। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इत्मीनान से और बहुत बारीकी में जाके पूरी समझाइश दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और वो तमाम दर्शक